आज हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में प्लाज्मा की कोशिकाएं पाई जाती है उनसे निर्मित एक प्रकार की प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन का नाम होता है गामा ग्लोबुलिन। ये हमारे रक्त में और प्लाज्मा में पाई जाती है। तो प्रतिरक्षी क्या होगी? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो रक्त एवं प्लाज्मा में पाई जाती है। एक प्रोटीन होती है जो रक्त और प्लाज्मा में पाई जाती है। तथा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी क्या करेगी? जो कल पढ़ाया था, प्रतिजन के प्रभाव को नष्ट करने का काम करती है। प्रतिजन क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं और प्रतिरक्षी उन पर क्रिया करती है और हमारे से शरीर से उनको नष्ट कर देती है रोगाणुओं को, तथा यह प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त कर देती है। इसे प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी से दर्शाते हैं। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी, आई कैपिटल स्मॉल जी से भी दर्शाते हैं। इसको आईजी से भी दर्शाते हैं। आईजी, आई का मतलब होता है इम्यूनो, जी का मतलब है ग्लोबुलिन, क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, इसलिए इसको आईजी से भी दर्शाते हैं। टोटल पाँच प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है। प्रतिरक्षी टोटल 5 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी पहली होती है आईजीजी, दूसरी होती है आईजीएम, एक आईजीई होती है, आईजीडी होती है और एक प्रतिरक्षी होती है आईजीए। टोटल 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। जी का मतलब होता है गामा, एम का मतलब होता है म्यू, इसमें गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाएगी, इसमें म्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाएगी। इसमें ई का मतलब होता है एप्साइलॉन या एप्साइलॉन श्रृंखला पाई जाएगी। डी का मतलब होता है डेल्टा, इसमें डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ए का मतलब होता है अल्फ़ा, तो इसमें अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये पांचों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो देखो, फर्स्ट है, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पैराटोप। ऐसे ही कल पढ़ा था, जो प्रतिजन का भाग होता है जो प्रतिरक्षी से जुड़ेगा उसको तो एपिटोप, और प्रतिरक्षी का भाग जो प्रतिजन से जुड़ेगा उसको पैराटोप। प्रतिजन के भाग को तो क्या बोला था? एपिटोप, और प्रतिरक्षी के भाग को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी के भाग को बोलते हैं पैराटोप। तो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है इसमें गामा पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाएगी, इसमें जिसको बोलते हैं आईजीजी। इम्यूनोग्लोबुलिन, जी का मतलब होता है गामा, तो इसमें गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है और ये इसकी संरचना होती है एक लकी संरचना का मतलब क्या है? एक लकी संरचना का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक प्रकार की चेन निकली हुई होती है। जैसे मानो ये श्रृंखला है, इससे एक ही प्रकार की ऐसे श्रृंखला निकली रहेगी। मान लो कोई पंचलकी है, पंचलकी में क्या होगा? 1 2 3 4 और 5 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाएगी। इसको एक लकी बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे? पंचलकी संरचनाएं। तो देखो, इसमें गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है तथा इसकी संरचना एक लकी होती है। एक लकी को बोलते हैं मोनोमर, तथा यह संवहनी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है कि यह पोषक पदार्थों को प्लेसेंटा या जिसको अपरा या आवल बोलते हैं द्वारा भ्रूण में पहुंचाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रतिरक्षी प्लेसेंटा के द्वारा भोजन को भ्रूण में पहुंचाते? उसका आंसर क्या आएगा? आईजीजी। उसका आंसर आएगा आईजीजी। अगला है आईजीएम। आईजीएम, एम का मतलब होता है म्यू, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन सी पाई जाएगी? म्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। इसकी श्रृंखला क्या होती है? पंचलकी संरचना जैसे ये बनाई, इसमें 5 श्रृंखलाएं निकली होती है, 1 2 3 4 5। इसका निर्माण प्रतिजन की क्रिया से होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईजीएम प्रतिजन की क्रिया से उत्पादित प्रथम प्रतिरक्षी है। तो प्रथम निर्मित प्रतिरक्षी का अगर नाम पूछे, इसको अंडरलाइन करना है। प्रथम निर्मित प्रतिरक्षी का नाम पूछे तो क्या बताना है? आईजीएम। ये क्वेश्चन आता है इसमें, प्रथम निर्मित प्रतिरक्षी कौन सी होती है? आईजीएम। आगे देखो, अगली है आईजीए। आईजीए
IgA, ए का मतलब होता है अल्फ़ा, तो इसमें अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। इसकी संरचना द्विलकी होती है, मतलब इसमें 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है तथा यह माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है जो लार एवं आंसुओं में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एकमात्र प्रतिरक्षी का नाम बताइए, तो वो क्या आ जाएगा IgA। अगला है IgE, इसको एप्साइलोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। इसमें ई का मतलब होता है एप्साइलोन, तो इप्साइलोन या एप्साइलोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये भी कैसी होती है, एक लकी, इसकी संरचना भी एक लकी होती है। और इसमें आगे क्वेश्चन ये आता है कि यह बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया कर एलर्जी उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन आता है मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया कर एलर्जी उत्पन्न करने वाले प्रतिरक्षक का नाम बताइए, तो वो क्या होगी IgE। अगला है IgD, डी का मतलब होता है डेल्टा, तो इसमें डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है और इसकी संरचना क्या होती है, एक लकी। तो इनमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं। आगे देखो प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना, तो प्रतिरक्षी की संरचना, प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है वो इंग्लिश की वाई के आकार की होती है। जो इंग्लिश का वाई होता है, अंग्रेजी में वाई जो होता है, अंग्रेजी की वाई आकार की संरचना होती है प्रतिरक्षी की। तो इसकी संरचना देखो कैसे बनेगी। इसकी वाई के आकार की संरचना में 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक तो होती है बड़ी श्रृंखला और एक होती है छोटी श्रृंखला। तो इसकी वाई आकार की संरचना ये बनेगी, ये वाई बन गया, तो ये तो बड़ी श्रृंखलाएं हैं, इसके पास में ही छोटी श्रृंखलाएं और पाई जाती है ऐसे। और जो इसके ऊपर के जो भाग होते हैं ये, इनको अस्थिर भाग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्थान पाए जाते हैं जिसमें कोई भी प्रतिजन के अणु आकर क्रिया करते हैं। ऐसे इसमें ये आ जाएगा यहाँ से, कोई भी प्रतिजन के अणु आकर क्या करेंगे, इसमें क्रिया करेंगे। ऐसे इधर की साइड भाग पाया जाता है जिसमें कोई भी प्रतिजन के अणु आकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं इसके साथ में, तो इसको बोलते हैं अस्थिर भाग। और जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्थिर भाग। स्थिर भाग है, इस पर कोई भी ऐसे स्थान नहीं पाए जाते। तो ये वाई आकार की संरचना पाई जाती है। इसमें ऊपर की तरफ NH2 समूह पाए जाते हैं, एमीन समूह, और नीचे की तरफ पाए जाते हैं COOH या अम्ल समूह पाए जाते हैं। ऐसे इनके बीच में सल्फर के बंध पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं डाई सल्फाइड बंध। डाई सल्फाइड बंध, सल्फर सल्फर के बीच में बंध पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड बंध बोलते हैं इनको। इसको NH2 अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं COOH अंश। ऐसे ही ये जो स्थान है जहाँ पर दोनों श्रृंखलाएं मुड़ रही है, इसको बोलते हैं हिंज या कब्जे। हिंज या कब्जे बोला जाता है इसको। ऐसे ही ये जो ऊपर का भाग होगा ये क्या होगा, अस्थिर भाग, क्योंकि लगातार चेंज होता रहता है, इसमें प्रतिजन के अणु आकर जुड़ते रहते हैं। और ये पूरा भाग क्या होता है, स्थिर भाग। अस्थिर भाग को क्या बोलते हैं, अस्थिर भाग को FABB बोला जाता है। इसको बोलते हैं, एक का मतलब होता है एंटीजन या प्रतिजन, क्योंकि ये एंटीजन प्रतिजन आके जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं एंटीजन। बी का मतलब होता है बाइंडिंग, जुड़ना, एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब होता है भाग। ऐसे ही जो स्थिर भाग होता है इसको लिखते हैं FC। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, स्थिर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्रेगमेंट। ये क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, और दूसरा होता है कांस्टेंट फ्रेगमेंट। इसमें 2 श्रृंखलाएं क्या होगी, भारी श्रृंखलाएं होगी और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। तो ये जो भारी श्रृंखलाएं होती है ये दोनों, इन भारी श्रृंखलाओं क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है CH। CH का मतलब होता है, H का मतलब होता है हैवी, मतलब भारी, C का मतलब होता है चेन, हैवी चेन। और ये 2 श्रृंखलाएं जो होती है वो हल्की श्रृंखलाएं होती है, इनको क्या बोला जाता है, CL। CL का मतलब होता है, L का मतलब लाइट, C का मतलब चेन, तो ये क्या होगी, लाइट चेन। तो ये वाई के आकार की प्रतिरक्षी की संरचना होती है, इसमें ये सारे भाग पाए जाते हैं। इसके 2 भाग होंगे, स्थिर भाग और अस्थिर भाग। अस्थिर भाग FAB बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, और स्थिर भाग को FC या कांस्टेंट फ्रेगमेंट बोला जाता है। आगे देखो, इसमें NH2 और COOH के अंश पाए जाते हैं। जो अस्थिर भाग होता है ये क्या पाया जाएगा, NH2 समूह की ओर पाया जाता है, और स्थिर भाग किसकी ओर पाया जाता है, COOH समूह की ओर पाया जाता है। इसमें डाई सल्फाइड बंध पाए जाएंगे,
दो हल्की श्रृंखलाएँ होगी, दो भारी श्रृंखलाएँ होगी। हल्की श्रृंखला को CH से भी लिखते हैं और भारी श्रृंखला को L से लिखते हैं। तो H और L मिलकर दोनों क्या बना लेंगे, HL द्विलक। दो श्रृंखलाएँ जुड़ रही इसलिए द्विलक मतलब डाइमर HL द्विलक का निर्माण करते हैं। तो देखो इसको, ये इसका स्ट्रक्चर है पूरी। प्रतिरक्षी संरचना अंग्रेजी के वाई के आकार के समान होती है। इसमें 4 इकाइयाँ पाई जाती है। 2 इकाइयाँ बड़ी एवं भारी होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, H श्रृंखला मतलब हैवी चेन बोलते हैं, तथा 2 इकाइयाँ हल्की होती है जिन्हें L श्रृंखला या लाइट चेन बोलते हैं। H एवं L मिलकर क्या बनाएंगे, HL द्विलक का निर्माण करती है। इनके बीच क्या पाए जाते हैं, डाई सल्फाइड बंध, सल्फर सल्फर के बंध पाए जाते हैं, डाई सल्फाइड बंध। तथा भारी H श्रृंखला में क्या पाए जाते हैं, 440 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और हल्की श्रृंखला में पाए जाते हैं 220 एमिनो अम्ल। भारी में हल्की दोनों श्रृंखलाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, अस्थिर और स्थिर भाग। अस्थिर भाग क्या कहते हैं, Fa भी कहते हैं। यह किसकी ओर पाया जाता है, NH2 समूह की ओर पाया जाता है तथा इसमें प्रतिजन के क्रियास्थल पाए जाते हैं। मतलब ये कैसा है, इस अस्थिर भाग है, मतलब प्रतिजन आके जुड़ेंगे। यह प्रतिजन से क्या करता है, क्रिया करता है। दूसरा होता है स्थिर भाग, इसे FC का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब स्थिर भाग होता है। तथा ये किसकी ओर होगा, COOH अंश की ओर पाया जाता है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच में क्या बताया था, लचीले उद्गम स्थल पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कब्जे या हिंज बोलते हैं। इनको कब्जे या हिंज बोला जाता था। तथा प्रतिजन से क्रिया करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। कब्जे या हिंज प्रतिजन से क्रिया करने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखो नोट, जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले 1901 में वैज्ञानिक के नाम तक कोर्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसको ध्यान रखना, 1901 में रक्त समूह की खोज कोर्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे देखो RH कारक या RH फैक्टर। RH का मतलब होता है रिसस। एक रिसस, मकाका रिसस नाम का बंदर था, उसमें इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं RH कारक या मकाका रिसस बंदर में इस खोज के कारण इसको RH कारक बोलते हैं। RH कारक जो होता है वो 417 एमिनो अम्ल का बना होता है। एमिनो अम्ल किससे बनते हैं, एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो 417 एमिनो अम्ल से बना क्या होता है, RH कारक एक प्रोटीन होता है, जिसकी खोज किस में की गई थी, मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। यह RBC में पाया जाता है, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है उसमें पाया जाता है। और RH कारक 5 प्रकार के होते हैं, RH-D, कैपिटल D, RH कैपिटल E, स्मॉल RH स्मॉल E, RH कैपिटल C, RH स्मॉल C। तो 5 प्रकार के होंगे। RH कैपिटल D होगा, कैपिटल E, स्मॉल E, कैपिटल C, स्मॉल C। इसमें से जो RH-D होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 85% लोगों में, पूरी दुनिया में 85% लोगों में RH-D कारक पाया जाता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसमें सबसे अधिक प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो देखो RH-D कारक 85% लोगों में पाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण RH कारक है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अगला है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। इसको क्या, देखो ये गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग क्या होता है, जब RH धनात्मक और RH ऋणात्मक, मान लो माता का रक्त है RH ऋणात्मक है और शिशु का रक्त है RH धनात्मक, तो क्या होगा, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक, RH ऋणात्मक माता का रक्त है और RH धनात्मक भ्रूण का रक्त है, भ्रूण का रक्त, गर्भस्थ भ्रूण का रक्त है। तो प्रथम प्रसव के दौरान दोनों के रक्त आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, दोनों के रक्त आपस में मिलने के कारण, तो प्रथम प्रसव के दौरान दोनों के रक्त आपस में मिलने के कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेंगे। माता में क्या कर लेंगे, RH प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेंगे। यह RH प्रतिरक्षी प्रथम शिशु पर तो कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अगर दूसरा शिशु माता अगर गर्भ धारण करती है तो दूसरे शिशु की जो RBC होगी वो क्या करेगी, वो इस RH प्रतिरक्षी, माता के RH प्रतिरक्षी के साथ में क्या करने लग जाएगी, क्रिया करने लग जाएगी, जिससे गर्भस्थ शिशु की RBC जो है वो नष्ट होने लग जाएगी। गर्भस्थ शिशु की RBC नष्ट होने लग जाएगी, RBC नष्ट होने लग जाएगी और शिशु की इससे मृत्यु हो सकती है। अगर मृत्यु नहीं हुई तो शिशु अगर जीवित रह गया तो वो अत्यंत कमज़ोर होता है और हेपेटाइटिस रोग, जिसमें यकृत में सूजन वगैरह आ जाती है, हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, इस रोग से बचने के लिए इसका बचाव होता है 24 घंटे के अंदर अंदर, प्रसव के 24 घंटे के अंदर अंदर
क्या करना होगा, IgG या इसको बोलते हैं एंटी RH-D का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है इसको। ये इंजेक्शन रोगम नाम से भी मिलता है, RHOGAM, रोगम नाम से भी मिलता है। एंटी RH-D या IgG या रोगम का इंजेक्शन लगवाया जाता है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग भी कहते हैं। दोबारा से देख लो, RH धनात्मक शिशु, RH ऋणात्मक माता के गर्भ में अगर उत्पन्न हो रहा है तो इस दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, RH प्रतिरक्षी का निर्माण माता के शरीर में होने लगता है। तो प्रथम शिशु पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर माता दोबारा गर्भ धारण करती है तो जो शिशु की RBC है वो माता के जो RH प्रतिरक्षी बने हैं उनके साथ क्रिया करेगी और RBC शिशु की नष्ट होने लगेगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। या जीवित रहेगा तो वो क्या होगा, अत्यंत कमज़ोर होगा। इसके बचाव के लिए IgG या एंटी RH-D या रोगम का इंजेक्शन लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। या इस रोग को RH कारक की बेजोड़ता या RH कारक की असंगतता का रोग भी कहते हैं। देखो, यदि माता RH ऋणात्मक है तथा गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक है तो प्रथम प्रसव के दौरान दोनों के रक्त आपस में मिल जाते तथा माता के शरीर में RH प्रतिरक्षी बन जाता तथा इसके बाद माता गर्भ धारण करती है तो गर्भस्थ शिशु की RBC से माता का RH प्रतिरक्षी क्या करने लगता है, क्रिया करने लग जाता तथा RBC धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है। इसको बोलते हैं रुधिर लयनता। RBC का नष्ट होना क्या कहलाएगा, रुधिर लयनता। नष्ट होने लग जाती है जिससे गर्भस्थ शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। या फिर जीवित रहेगा तो क्या होगा, अत्यंत कमजोर और हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित रहता है। इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इसके उपचार के लिए क्या करना पड़ता है, प्रथम प्रसव के 24 घंटों के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रति IgG या एंटी RH-D का टीका लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रोगम भी बोलते हैं। या इस रोग को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग भी कहते हैं।